31 दिन बाद आज जलते कश्मीर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उसके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की कश्मीर नीति का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार भी कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत को लेकर ही चलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने घाटी में हिंसा फैलाने के लिए मुट्ठी भर लोगों को जिम्मेदार बताया और कहा कि जिन कश्मीरी बच्चों के हाथों में किताबें और लैपटॉप होने चाहिए, उनके हाथों में पत्थर थमा दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर आतंक पर कड़ी फटकार लगाई है। आपको याद होगा 8 जुलाई को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से 31 दिन हो गए हैं। कर्फ्यू लगा हुआ है, पत्थरबाजी जारी है, 56 लोग झड़पों में मारे हैं, 5000 घायल हैं, जिनमें 3000 सुरक्षा बलों के जवान हैं। इसीलिए हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या कश्मीर के जख्म पर मरहम लगाने में मोदी ने देर कर दी? और मोदी के बयान से क्या कश्मीर में पटरी पर लौट आएगी जिंदगी? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले सुनिए 31 दिन बाद कश्मीरियों के लिए मोदी का संदेश। कभी कभी पीड़ा हो, जिन बालकों के हाथ में, जिन युवकों के हाथ में, जिन बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, जिन बालकों के हाथ में वॉलीबॉल का बॉल होना चाहिए, क्रिकेट का बैट होना चाहिए, मैदानों में मस्ती से खेल होना चाहिए, हाथ में किताब होनी चाहिए, मन में सपने होने चाहिए, आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं। कुछ लोगों की राजनीति तो चल पाएगी, लेकिन मेरे इन भोले भाले बालकों का क्या होगा? मेरे इन भोले भाले बच्चों का क्या होगा? और इसलिए इंसानियत, कश्मीरियत, इसको दाग नहीं लगने दिया जाएगा। मेरा यह मानना है कि कश्मीर की स्थिति निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और मैं यह दावा कभी नहीं करना चाहता और किसी को भी यह दावा नहीं करना चाहिए कि कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट की जिस प्रकार की इस समय की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, उलझी हुई जो समस्या है, उसका समाधान अकेले सरकार करेगी। तो कल संसद में चर्चा है, आज प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सबसे बड़ा सवाल, क्या कश्मीर के जख्म पर मरहम लगाने में प्रधानमंत्री मोदी ने देर कर दी? और अब जबकि प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी ये बयान दिया है, क्या इस बयान से ही कश्मीर में जिंदगी पटरी पर लौट आएगी? सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस से मीम अफजल साहब, यहां स्टूडियो में मौलाना दहलवी बैठे हैं जो कि कश्मीर में ग्रास रूट लेवल पर बहुत काम कर चुके हैं, और राकेश सिन्हा आरएसएस के विचारक थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। सभी का स्वागत है। सुधांशु जी, 31 दिन बाद मोदी का यह बयान, देर नहीं हो गई सुधांशु जी थोड़ी सी? नहीं मानक जी, हमारी सरकार पहले दिन से ही पूरी तरह संवेदनशील और सजग थी। याद करिए, कश्मीर की घटना शुरू होते ही सबसे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने न सिर्फ कश्मीर के सभी दलों से बात की थी, बल्कि भारत के भी सभी प्रमुख दलों से बात की थी, नेताओं से, और उनके सुझाव भी मांगे थे और उसके अनुसार तत्काल प्रभावी कार्रवाई भी की थी। उसके बाद आपको याद हो, गृह मंत्री ने कश्मीर की यात्रा भी की, वहां पर जाकर भी वहां जितने भी लोग थे, जितने भी समूह थे, सबसे बैठ के बात की। उसके बाद भी जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हालात में उस ढंग का सुधार नहीं हो रहा है और वहां की मुख्यमंत्री ने आकर जब सारी बातें कल गृह मंत्री को बताई जो कि प्रधानमंत्री तक पहुंची, तब यह आवश्यकता महसूस होती है कि प्रधानमंत्री बयान दे। अन्यथा वहां की सरकार यानी वहां के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के स्तर से पूरे प्रयास किए गए, उसके उपरांत ही यह संभव होना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री ने उपयुक्त जवाब दिया है और उचित समय के ऊपर बोला। नहीं सुधांशु जी, लेकिन आपको फिर भी ऐसा नहीं लगता सुधांशु जी, 56 लोग मर गए, 5000 लोग घायल हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी हैं, 31 दिन से कर्फ्यू लगा है, लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है, काम धंधे सब बंद पड़े हैं, लोग अभी भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, कर्फ्यू तोड़ रहे हैं। सुधांशु जी, 31 दिन बाद प्रधानमंत्री का यह बयान, क्या यह पहले नहीं होना चाहिए था? कश्मीर के जख्म तो लगातार हर दिन लग रहे थे। सिचुएशन आपको क्या यह लग रहा था सरकार को कि अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, इसीलिए कंप्लेसेंट होकर हम इंतजार कर रहे थे? नहीं, सरकार अपने आप उस सिचुएशन के कंट्रोल होने का इंतजार नहीं कर रही थी, पुरजोर प्रयास कर रही थी। और उसके बाद भी जब ये सब दिखा, तभी वो पीड़ा थी
प्रधानमंत्री के मन में जो जाकर व्यक्त हुई। और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री किस हद तक दिल से जुड़े हुए हैं आप याद करिए। वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी पहली दिवाली कश्मीर में जाकर सरहद पे मनाई थी, और पहले एक साल में सबसे ज्यादा उन्होंने किसी राज्य की यात्रा की थी तो कश्मीर के दौरे किए थे। और यह भी मैं कहना चाहूंगा कि जो आज प्रधानमंत्री ने बोला है कि जिनके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए था उनके हाथ में पत्थर हैं। अरे कश्मीर में जो युवाओं को भड़काया जा रहा आजादी के नाम पे, मैं कहना चाहता हूं किस आजादी की बात? अरे राजनीतिक आजादी की बात करनी तो बगल में देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हो रहा था। चाइना में देखिए सिकांग प्रोविंस लगा हुआ है कश्मीर में, किस ढंग से कत्लेआम किया गया, किस ढंग से तिब्बत में हुआ। अरे उसकी तुलना में कितनी बेहतर हालात भारत में 60-70 सालों में रहे हैं। तो ये जिस ढंग से सुधांशु जी ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कश्मीरियों को ये बात बताने के लिए उनके साथ आमने सामने बैठने की ये पहल पहले क्यों नहीं की गई? अब बातचीत का जो हिंट दे रहे हैं प्रधानमंत्री भी, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत का जो आज संदेश दिया है, ये थोड़ा पहले भी दे सकते थे सुधांशु जी। देखिए हम इसमें किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते कि क्यों नहीं हुई, या जो हुई तो वो प्रभावी क्यों नहीं हुई, या किस सरकार का क्या रोल रहा। आज वो मौका नहीं है हम कोई दोषारोपण करने का, मगर हम सिर्फ ये कहेंगे हालात पिछले 2-3 दशकों में बद से बदतर हुए, मगर अब जो प्रयास हो रहा है उसमें सभी दलों का सहयोग चाहिए। और संसद में पिछले समय में जिस प्रकार का सहयोग दिखाई पड़ा है उसकी थोड़ी झलक, वो जब सबके सहयोग होगा तभी कश्मीर के ठीक है सुधांशु जी, आप कह रहे हैं कि अब सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। मीम अफजल साहब एक सेकंड में आ रहा हूं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुनैद मट्टू मेरे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद मट्टू तो जाहिर है कश्मीर में रहते हैं, जमीनी स्तर पर समझते हैं क्या हो रहा है। जुनैद मट्टू साहब स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री ने जो संदेश, जो मैसेज दिया है कश्मीर में, एक, क्या वो देर से आया, और दो, क्या उसका कोई असर होगा? देखिए, एक तो बहुत देर से आया, जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स की एक जर्नलिस्ट है उन्होंने सही कहा कि कश्मीर में कश्मीरियों की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वहाँ दलित नहीं रहते और कोई इलेक्शन होने वाली नहीं है। जो बहुत ही एक दुख वाली घटना घटी दलित भाइयों के साथ, 5 दलित भाइयों को मारा पीटा गया। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो उन्होंने 1 महीने का वेट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे more than 60 young men including teenagers have died. सुधांशु त्रिवेदी has the audacity, उनकी इतना घमंड है उनको कि अब वो कह रहे हैं कि महीने बाद पीड़ा हुई है प्राइम मिनिस्टर को, महीने तक वो चुप्पी साधे हुए थे, तो कश्मीरी बेगैरत कौम है, वो खुश होने चाहिए। किस बात की खुशी? 8,000 नौजवान हमारे अस्पताल में, हम किस बात के लिए खुश हो कि प्रधानमंत्री ने आज का इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, वो तो उनने कश्मीर में तब भी कहा था जब वो शेर कश्मीर पार्क में आके उनने स्पीच दी थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी का जुमला रिसाइकल कितनी बार होगा? कश्मीरियों को इसके आगे क्या मिलेगा? क्या कश्मीरी लोग लैपटॉप के लिए, पैसे के लिए, नौकरियों के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं? क्या सुधांशु त्रिवेदी अपने बेटे को बाहर अपनी जान से खेलने के लिए एक लैपटॉप के लिए भेजेंगे? हम इतने बेगैरत लोग हैं। बीजेपी वालों को अगर यहाँ पे एक दलित की हत्या हुई होती तो प्रधानमंत्री 1 महीने क्या 1 घंटा भी नहीं रुकते। अच्छा, एक चीज और मुसलमान मर रहा है, एक चीज 60 कश्मीरी मुसलमान मरे हैं, 60 कश्मीरी मुसलमान। एक चीज और बस, और 1 महीने तक बीजेपी वालों में इतनी इंसानियत भी नहीं थी कि ये एक जुमला अपने मुंह। ठीक है, एक चीज और जुनैद मट्टू साहब, बस एक चीज और। अब पीएम का संदेश आप कह रहे हैं बहुत देर से आया, इसका कोई असर होगा या नहीं होगा? जनाब, ये कट पेस्ट स्पीच है। अगर आप इनकी शेर कश्मीर पार्क में जो स्पीच दी थी प्राइम मिनिस्टर ने, जब मुफ्ती साहब जिंदा थे, उनके साथ स्टेज शेयर किया था और उनको साथ में ये भी बताया था आपकी सलाह की जरूरत नहीं है कश्मीर पे, ये कट पेस्ट स्पीच है, उसमें कोई मॉडिफाई भी नहीं किया। और मेरे बीजेपी के जो सुधांशु त्रिवेदी बैठे हैं उधर, इनको ये भी नहीं पता होगी वो स्पीच और ये स्पीच सेम पैराग्राफ का। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, ठीक है जुनैद मट्टू साहब, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। मीम अफजल साहब एक सेकंड में आ रहा हूं, राकेश जी भी आ गए, लेकिन सुधांशु जी जवाब देंगे छोटा सा पहले। देखिए, मैं एक बात पूरी विनम्रता से कहूंगा कि जिस ढंग से हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मित्र ने ये कहा बेगैरत की बात, अरे भाई आपके लीडर्स के तो लंदन में कितने बड़े बड़े मेंशन है भाई, कितने कि हिंदुस्तान में, दिल्ली में कोई नहीं होंगे। और जो सेपरेटिस्ट लीडर है, किसी का बच्चा इंग्लैंड में पढ़ रहा है, किसी का अमेरिका में, किसी का मलेशिया में पढ़ रहा है। इसलिए इस ढंग की बातें न करके हकीकत की बात करें। आप खुद झांकिए भाई, मैं नाम सबके नहीं लेना चाहता, सब इंग्लैंड, अमेरिका, मलेशिया, सिंगापुर में पढ़ा रहे हैं और कश्मीर के बच्चों को भड़का रहे हैं कि तुम आकर यहाँ पर लड़ते रहो और हमारे बच्चे वहां पर पढ़ते रहेंगे। आपके बच्चे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और रही बात इसकी कि जो आप इसको मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ
ठीक है। देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपको ये बता दूं, आप अडानी के देखिए साहब, आप जो मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल देख लीजिए साहब। अडानी के जहाज में जो आप घूमते हैं वो देखिए, हमें लेक्चर मत दीजिए। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड अरे अरे मैं तो कह रहा हूँ बिजनेसमैन नहीं, सियासतदान के पास इतना पैसा ये मेंशन बन के खड़े होते हैं। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिबेट ना बन जाए, इसीलिए मीम अफजल साहब आइए जरा। मीम अफजल साहब हिंदुस्तान से सिक्योरिटी साहब लेते हम हैं, यूनिटी देख रहे हैं, हिंदुस्तान से एकता पैसा देख लेते रहे हैं। ठीक हैं, है। और उसके बाद आप सरकार को ऐसे है। शब्दों का प्रयोग करें, यह उचित नहीं है। ठीक है मीम अफजल साहब, हम एक पार्लियामेंट में भी यूनिटी देख रहे हैं नई दिल्ली में। हर कोई मिलकर ये कह रहा है कि भारत सरकार के साथ खड़े हैं कश्मीर की समस्या में, लेकिन आपको लग रहा है पीएम ने देर की है? जुनैद मट्टू कह रहे हैं देर हो गई बहुत। मीम अफजल साहब देखिए अभी दलितों के मामले में भी पीएम ने देर की, गौ रक्षा के सवाल को लेकर के, और इस मामले में भी उन्होंने देर की। उसमें 2 साल देर की और इसमें 1 महीना देर की। इसमें कोई शक नहीं है, इसे हर आदमी कह रहा है, सिर्फ मीम अफजल नहीं कह रहे हैं। जहां तक वहां की समस्या का ताल्लुक है, मैं अभी जुनैद मट्टू जो नौजवान हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं, उनके जज्बात देख रहा था। ये कश्मीर में एक आम नौजवानों की इस वक्त हम लोगों से बात करते हुए बिल्कुल यही लबो लहजा है, गुस्सा है। 1 महीने से 1.5 महीने 1.25 महीने से तकरीबन वहां पर ये सब चल रहा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो उनका गुस्सा किसी हद तक मेरी समझ में आता है। लेकिन मैं एक बात ये दिलाऊं, जैसे सुधांशु भाई यहाँ बैठे हैं और सिन्हा साहब भी बैठे हैं, दोनों वरिष्ठ लोग हैं। पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग टेलीविजन चैनल्स पर आ रहे हैं, मैं बहुत ही निमंत्रण आस्तिकी से ये बात कह रहा हूँ, उनका लबो लहजा ऐसा होता है कि अगर आप पत्थर मारोगे तो आपको सबक सिखा दिया जाएगा, और सबक सिखाया गया 50-60। देखिए आप लोग पाकिस्तानियों को बिठा लेते हैं तो हम वो बात कह भी नहीं पाते जो अक्सर हम इनके सामने कह सकते हैं। आज आपने किसी पाकिस्तानी को नहीं बिठाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वरना ये हमेशा डाइवर्ट हो जाती है और पाकिस्तानियों से हम लोग झगड़ा करने में सारा वक्त निकाल देते हैं। सवाल तो इस सरकार से भी पूछे जा सकते हैं और पूछना ही चाहिए। आज जो कुछ भी हुआ है, कभी किसी कांग्रेस के लोगों पर ये इल्जाम लगाते हैं कि जी ये तो 70 साल में आपने प्रॉब्लम क्रिएट की है, हमने तो पूरे देश को बर्बाद किया, आप तो सही करने निकले थे ना, तो आप ठीक करते। आपके जमाने में ऐसा क्यों हो गया? मैं आपकी सारी बात मान लेता हूँ, जिस मुल्क में सुई नहीं बनती थी वहां हवाई जहाज बन रहा है, वो सब हमने देश को बर्बाद किया। लेकिन आप लोग आए हैं तो बस बहुत वैलिड पॉइंट है। मीम अफजल साहब एक सेकंड रुकिएगा, बहुत वैलिड बात आपने कही है। आपने ये कहा कश्मीर समस्या के लिए अगर बीजेपी बार बार कांग्रेस को जिम्मेदार बताती है, तो अब तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी। राकेश सिन्हा जी, मसले का हल तो नहीं निकलेगा। राकेश जी, तो इसका मतलब कांग्रेस के मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि आपने सुधारने की बजाय। राकेश जी के पास जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री का जो बयान था, उन्होंने सिर्फ लेक्चर दिया, भाषण दिया। अभी आपने राजनाथ सिंह जी का बयान दिखाया, मैं उनके बारे में ये सोचता हूं बहुत सीरियस आदमी है वो। उन्होंने कहा कि मैं कल बयान दूंगा, कश्मीर की स्थिति बहुत खराब है, जबकि कोर्ट के अंदर बाकायदा सरकार ने ये कहा कि वहां की स्थिति संभल रही है। ये राजनाथ सिंह साहब ने हकीकत बयान की और उन्होंने कहा कि हम बगैर सबको साथ लिए इसको हल नहीं कर सकते। ये होता है पॉजिटिव रवैया। ठीक है। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि राजनाथ सिंह जी अभी तक क्यों नहीं बोले? मुझे लगता है उनको रोका गया, इसलिए कि इस सरकार का मामला वो है जो अभी मट्टो कह रहे थे। ठीक है कि अगर दलितों का मसला हुआ और देखा वोट खिसक रहा है। एक सेकंड, राकेश जी जवाब देंगे। राकेश जी देख लीजिए, मीम अफजल साहब सीधे सीधे कह रहे हैं जो हार्ड लाइन, लेकिन कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, 1 महीने से आप बोलते ही नहीं कोई। ठीक है राकेश जी, सीधे मीम अफजल साहब कह रहे हैं आप कांग्रेस को जिम्मेदार बताते रहिए कश्मीर की समस्या के लिए, लेकिन जो संघ और बीजेपी की हार्ड लाइन कश्मीर में जो हमेशा वो लेना चाहती थी, उसने बल्कि बैकफायर किया है। राकेश जी। देखिए, मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूं ऐतिहासिक डिबेट में। यदि हम उलझेंगे तो मैं एक ही बात कहूंगा कि कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने वाले कोई और नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे। मेरा बड़ा सम्मान है नेहरू जी के प्रति, लेकिन यदि गलतियां गिनाने का समय नहीं है। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। कश्मीर में घाटी में जो लड़ाई चल रही है, उसकी जड़ें सिर्फ कश्मीर में नहीं है। कश्मीर से बाहर जो मनोबल बढ़ाया जाता है, उसके कारण अलगाववादियों को लगता है कि दिल्ली में भी बैठे हुए लोग सरकार पर आरोप लगाएंगे, उनका काम, उनके वकील का काम यहाँ बैठे लोग करेंगे। उसका एक उदाहरण देता हूँ। जेएनयू में जब कश्मीर की आजादी का नारा लगा तो राहुल गांधी क्या करने गए थे? क्या श्रीमन भगवान नारायण का प्रसाद खाने गए थे या उनका
मॉरल सपोर्ट करने गए शुरू हो गए। सीताराम येचुरी से लेकर राहुल जेएनयू और कश्मीर में बहुत फर्क है। राकेश जी, हजारों किलोमीटर सरकार चला रहे हो आप लोग। राकेश जी, जेएनयू और कश्मीर में हजारों किलोमीटर का फर्क है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं क्या अरे इसके अलावा कोई बात करने की है? अलावा नेहरू के और जेएनयू के कश्मीर में 50 लोग मर गए, आज भी आप सिर्फ दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो। बैठे हुए हैं, पहले तो कहेंगे हम सरकार के साथ हैं, जब व्यवहार में आएंगे क्या मनोबल बढ़ा रहे हैं? और आप क्या कर रहे हो? देर से क्यों बोले? आप विश्व हिंदू परिषद ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री ने सही समय पर बयान दिया है। हिंदू परिषद ने प्रधानमंत्री ने सही समय पर बयान दिया है। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, इस देश में एक ही सुन लीजिए चाहिए था। अरे सुन लीजिए, सुने क्या? सुन लीजिए, आप तो हमेशा ही अरे एक बात सुन लीजिए। अरे भैया, तुम्हारी सरकार है, कुछ जिम्मेदारी की बात करो। से बाहर करने में कांग्रेस को 20 साल पहले देश की सत्ता से बाहर हो जाना चाहिए था। अच्छा ठीक है राकेश जी, एक सेकंड रुकिएगा। घाटी में राकेश जी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। राजनीतिक तू मैमे में जाने के बजाय पूरी डिबेट खराब कर देती है। राकेश जी, एक सेकंड रुकिए। मौलाना देहलवी, आप तो कश्मीर घूम के आए हैं, अक्सर जाते हैं कश्मीर में, जमीन पर आप बहुत काम करते हैं। राकेश जी, आप भी सुनिएगा, मौलाना देहलवी कश्मीर होके आए, जरा सुनिएगा राकेश जी, जरा सुनिएगा। जैसे राजनाथ सिंह कह रहे हैं हालात बहुत खराब है, अब प्रधानमंत्री ने संदेश दिया। मीमफजल साहब, जरा सुनिएगा मौलाना देहलवी को, कश्मीर में होके आए काम कर। देखो क्या लग रहा है, देर हो गई? मैं बिल्कुल अफजल साहब, देखिए ऐसा है, नहीं अब आप लोग चुप होइए ना थोड़ा, देखिए ऐसा है। राहुल गांधी तक क्या कर... राकेश जी, एक सेकंड, राकेश जी प्लीज। नहीं बीजेपी कांग्रेस इसको मत बनाइए दीदी। देखिए ऐसा है, मैं पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ मानक आपको कि आपने, प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा मुझको नहीं मालूम, लेकिन कम से कम आपने जख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश की। ये एक बहुत अच्छी बात है, एक नौजवान को आपने बुलाया, उसने अपने ख्यालात रखे। मैं 91 से कश्मीर में काम कर रहा हूं, अभी 2 दिन में श्रीनगर खुद रह के आया हूं। मेरा कहना यह है कि हमारी राष्ट्रभक्ति जो है, मैं प्रधानमंत्री की एक बात से तो आज खुश हुआ, देर से तो उनके लिए इतना ही कह सकते हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, मगर उन्होंने ये जो कहा कि जिन बच्चों के हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, उनके हाथों में पत्थर थमा दिए गए। कम से कम वो सोकाल देशभक्त जो हर कश्मीरी जिसके हाथ में पत्थर था उसको आतंकवादी कह रहे थे, और अगर कोई उसकी हिमायत कर रहा था उसको भी अपने टीवी चैनल बैठ के गालियां बक रहे थे, ये उनके मुंह पे तमाचा है। 2 बातें संक्षेप में कहूंगा। पहली चीज, मैं एक बात मानता हूं, हमने सिन्हा साहब बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। साहबजादा याकूब खान जो पाकिस्तान की कश्मीर नीति के सबसे बड़े, जिसको कहते हैं लेखाकार माने जाते हैं, उन्होंने कहा वो अगर बरहमन ज़्यादा, और आगे का लफ्ज में इस्तेमाल नहीं करूंगा, अगर वो बरहमन ज़्यादा नेहरू इसको यूएन नहीं ले जाता तो आज वो तो ये कहता है कि हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान ना चाहते हुए भी कश्मीर को आजाद कहता। ये नेहरू की महानता थी। दूसरी चीज, मैं आज की तारीख में प्रधानमंत्री और सरकार की बात नहीं करता। मेरे नजदीक अगर वर्तमान के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद कोई नेता है जिसने सच्चाई के साथ कश्मीर को समझा, वो राजनाथ है, जिन्होंने सदन पटल पे भी, मुश्किल तरीन हालात में श्रीनगर जाके भी, और पाकिस्तान की धरती पर जाके भी कि बुरहान वानी जैसे व्यक्ति को हम आतंकवादी को शहीद नहीं कह सकते। और आज भी मैं आखिरी बात कहूंगा मानक आपको सलाम करते हुए, आप नागा लोगों के साथ बैठ के चर्चा कर सकते हैं। सुषमा स्वराज के पति जो कहते हैं हमारे स्वराज कौशल, थाईलैंड में लगातार बैठ के आप नॉर्थ ईस्ट के आतंकवादियों से बात कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री लंदन में जाकर सिख आतंकवादियों के साथ गुपचुप बैठक कर सकते हैं। जब कश्मीरियों की बात आती सबको अपनी राजभक्ति याद आ जाती है। अरे 60 लोग मरे हैं, बच्चों के पास पीने का दूध नहीं है। अगर गिलानी, यासिन मलिक जैसे लोग और सलाहुद्दीन जैसे और हाफिज सईद जैसे लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग वहां पे आतंकवाद को फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं हम भी हैं जो हर कश्मीरी को। बिल्कुल सही है सुधांशु जी। अब प्रधानमंत्री का बयान तो आ गया, लेकिन अब आगे की राह क्या होगी? इस बयान से तो कुछ होने वाला है नहीं जब तक जमीन पर उसे आप आगे ना बढ़ाएं, कश्मीरियों से बातचीत ना करें, उन्हें यह भरोसा ना मिले कि भारत की सरकार, दिल्ली की सरकार हमारे साथ है, अपने ही लोग हमें समझती है, तब तक हालात कैसे सुधरेंगे सुधांशु जी? देखिए, दिल्ली की सरकार तो कश्मीर का विकास करके उसे दोबारा अपने पुराने मुकम्मल मुकाम पर ले जाना चाहती है, जो प्रधानमंत्री ने आज अपने वक्तव्य में कहा है। और हालात की जहां तक बात है तो गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हालात बेहद गंभीर हैं, और इस विषय पे जब कल गृह मंत्री का वक्तव्य आएगा तब चीजें ज्यादा बेहतर होंगी, और हम लोग इस विषय के ऊपर विवेचना करने, व्याख्या करने या उसके बारे में और फर्दर डिटेल एलिबरेशन करने की ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे। सरकार का प्रश्न मैं पुनः दोहराता हूं, पहले दिन से, जिस दिन से समस्या हुई तब से गृह मंत्री ने सबसे बात किया था। प्रधानमंत्री विदेश में थे और लगातार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में बात हो रही थी। जिस दिन से घटना शुरू हुई, मैं तब की बात बता रहा हूं,
तो सरकार अपनी तरफ से नहीं सुधांशु जी, सरकार के अंदर, दिल्ली में संसद के अंदर, बाकी राजनीतिक दलों के अंदर चर्चा हुई होगी, लेकिन मीम अफजल साहब, आखिरी कमेंट आपसे चाह रहा हूं मैं, टाइम खत्म हो रहा है। मीम अफजल साहब, आपको भी लग रहा है कि जमीन पर कश्मीरियों को भरोसा थोड़ा टूटा है, सरकार की कंप्लेसेंसी है कि वो अपने आप ये मान के बैठ गई अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल भरोसा टूटा है और इसको जोड़ने की जरूरत है। और मैं ये कहूंगा, देखिए कल गुलाम नबी आजाद साहब आज की भी पार्लियामेंट में और एक अरसे से बहुत ही अच्छे पार्लियामेंटेरियन और सुलझे हुए लीडरों में शुमार किए जाते हैं देश के। वो एक नेशनल लीडर हैं, कश्मीरी लीडर तो हैं ही, लेकिन वो एक नेशनल लीडर हैं। वो जब बोलते हैं जरा गौर से सुनिए कल उन्होंने क्या कहा है। मैं समझता हूं कश्मीर के अगर सही जज्बात को समझना है उनकी तकरीर को पढ़ लीजिए, बिटवीन द लाइंस भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। और राजनाथ जी शायद उस तरह के सुलझे हुए लीडरों में से हैं जो उन्होंने समझा है। मैं समझता हूं कि मोदी जी को भी सीरियसली बैठ करके बात करना चाहिए। और जो हमारा एक सजेशन है कांग्रेस पार्टी का, कि इस वक्त सारी पार्टियों को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के, बिल्कुल सही है, आप लोग बिल्कुल सही है, इसको आगे बढ़ाने का बिल्कुल सही है। जब संसद में कल बहस होगी, इसको आगे बढ़ाने का बिल्कुल सही है, जब संसद में कल बहस होगी, इस पर बातचीत होगी और गृह मंत्री बयान देंगे, तब ज्यादा क्लैरिटी से पता चलेगा सरकार क्या सोच रही है। क्लोजिंग संक्षेप में अफजल साहब से कहूं, आगे की राह पर मैं कह रहा हूं, आपके नेता हैं, अपोजिशन के लीडर राज्यसभा में, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको क्या वजह हो गई 3 दिन से नहीं गए? ये वही आपकी सरकार थी जब वीपी सिंह के जमाने में 89 में कश्मीर जल रहा था मानक, मैंने वो दौर भी देखा है। जब राजीव गांधी देवीलाल को लेके घूम रहे, आप लोग इच्छा शक्ति सब जगह ही कश्मीरियों से बातचीत कीजिए। और ये मुद्दा कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, बिल्कुल सही, ये देश का मुद्दा। लेकिन इसमें 2 वजह भी हो सकती है ना मौलाना दहलवी। अगर गुलाम नबी आजाद अपने आप चले जाते तो ये हो जाता, सबको साथ लेके। यही तो सवाल हो रहा है कि सरकार की पहल पर ये होना था और सरकार ने देर कर दी। लेकिन अभी भी उम्मीद है कल संसद में बहस होगी, उसके बाद कश्मीर के जख्मों पर मरहम लगेगा और वहां जिंदगी जल्द से जल्द पटरी पर लौटेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी, मीम अफजल, राकेश सिन्हा, मौलाना दहलवी और जुनैद मट्टू सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए।